फिर हम इसी का दूसरा उपभाग देखते हैं, जो है आपका अरावली पर्वत का पूर्वी क्षेत्र। ये क्षेत्र जो है वो आपके नगर की जो पूर्ववर्ती रियासतें थी, हम यहाँ पर भी रियासत की बात कर रहे हैं, मतलब पूर्वी क्षेत्र में जितनी भी उस समय रियासतें हुआ करती थी उनकी राजधानियाँ ये नगर जो हैं वो पहले हुआ करती थी, और ये अब प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में और बड़े बड़े जो औद्योगिक केंद्र के रूप में भी विकसित हो चुकी हैं, जिसमें हम प्रमुख रूप से बात करें तो आपका ग्वालियर, झांसी, इंदौर, भोपाल या रतलाम जो हैं वो इसी प्रकार के प्रमुख नगरीय केंद्र हैं। फिर तीसरा इसका उपभाग है अरावली का पश्चिमी क्षेत्र। अरावली पर्वत का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है, और यहाँ पर भी हम फिर से कहेंगे कि ये पूरा प्राचीन जो राजपूत थे, जो रियासतें हुआ करती थी, उनका पूरा क्षेत्र है ये अरावली वाला। तो जो पूर्वी क्षेत्र में रियासत होते थे और उनकी राजधानियाँ थी उनको हमने देखा। अब इसके जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र में जो रियासतें हुआ करती थी उनकी जो राजधानियाँ थी उसमें प्रमुख रूप से हम बात करें तो जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और नागौर, ये जो है वो प्रमुख राजधानियाँ थी पश्चिमी रियासतों की। और ये पूरा जो क्षेत्र है ये एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, या हम ये कहें कि जितने भी हमने नगरों के नाम लिए ये एक विशाल मरुस्थल में स्थित हैं, क्योंकि राजस्थान का पूरा पश्चिमी क्षेत्र एक विशाल मरुस्थल है। फिर हम नेक्स्ट इसके उपभाग की बात करें, जिसमें आपका विंध्याचल प्रदेश आता है, या विंध्याचल का जो क्षेत्र है वो आता है, और इसमें प्रमुख नगर जो हैं वो आपके जबलपुर, रीवा, कटनी और सतना इस विंध्याचल क्षेत्र के प्रमुख नगर हैं। तो हमने देख लिया कि पूरे भारत में जो नगरीकरण की स्थिति है या जो इसके प्रमुख क्षेत्र हैं उन पर हमने बात की। अब हम देखते हैं जैसे ही किसी नगर का विकास हो रहा है, या हम जब भी विकास की जो बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि कोई देश जितना विकसित होगा उतना ही वहाँ पर औद्योगिकरण और नगरीकरण की जो अवस्थाएं हैं वो उसकी चरम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जहाँ पर हमें कुछ प्लस मिल रहा है वहाँ माइनस भी होता है, मतलब कुछ उससे होने वाले लाभ हैं तो उतनी ही हानियाँ भी हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि नगरीकरण की होने वाली हानियाँ या नगरीकरण के बढ़ने से कौन कौन से दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। नगरीकरण के बढ़ने के साथ साथ या नगरीय बस्तियाँ जैसे जैसे विकसित होती जा रही हैं, हम देखेंगे कि कुछ समस्याएं भी हमारे सामने, और हम इन्हें विकट समस्या कह सकते हैं, ये हमारे सामने उभर कर आ रही हैं। तो ये कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका सामना हमें नगरीकरण के कारण करना पड़ रहा है। तो पहले हम देखते हैं बहुत अधिक भीड़ भाड़। गांवों से लोगों का जो है नगरों की तरफ आकर्षण, चाहे वो रोजगार के लिए हो या मिलने वाली अच्छी सुविधाएं या उच्च जीवन स्तर की हम बात करें, ये सभी कारण जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को नगरों की तरफ आकर्षित करते हैं। और ये आकर्षण जो है वो नगरों की जनसंख्या को बहुत अधिक हम देख रहे हैं कि इसमें लगातार वृद्धि हो रही है, और इतनी अधिक भीड़ हो गई है कि लोगों के रहने के लिए जगह नहीं है। हम बड़े बड़े नगरों और महानगरों में चले जाएं तो हम देखेंगे कि वहाँ पर लोग जो हैं वो फुटपाथ में अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। या हम ये स्थिति देखते हैं कि एक ही कमरा है और उस एक कमरे में उस घर के 10 से 12 मेंबर जो हैं या सदस्य जो हैं वो निवास करते हैं। वहाँ पर मकान भी जो हैं वो भी चूँकि छोटे होंगे, या हम कहें कि जगह के अभाव या स्थान के अभाव के कारण छोटे छोटे कमरे बनाकर लोग जो हैं वो निवास करते हैं स्थान अभाव के कारण। तो बहुत अधिक भीड़ भाड़ या हम कहें कि ओवर क्राउडिंग की जो समस्या है वो नगरीकरण के कारण बहुत अधिक विकट रूप अपना ले चुकी है। फिर दूसरा हम देखते हैं आवास या हाउसिंग की प्रॉब्लम भी है। हमने भी बात की कि जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव बढ़ जाता है नगरों या शहरों के ऊपर, तो
क्षेत्र तो उतना ही है, क्षेत्रफल में तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है नगरों के, लेकिन उसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो वहाँ पर आने वाले लोग हैं, प्रवासी कहें हम या ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले जो लोग हैं, या हम सामान्य शब्दों में कहें कि लगातार नगरों की बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसके कारण वहाँ पर आवास की समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि क्षेत्र उतना ही है लेकिन लोगों की संख्या जो है वो बढ़ गई है। तो हमने बात की थी जब सन्नगर की, तो हम ये देख रहे थे कि कोई महानगर जब वहाँ पर उसका बहुत अधिक नगरीकरण बढ़ गया है और समस्याएं जैसे आवास की समस्या हो गई, तो उस विशेष नगर या प्रमुख नगर को छोड़कर वहाँ उससे सटे हुए जो अन्य छोटे कस्बे या नगरीय ग्राम की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर लोगों के लिए आवास बनाए जाते हैं या निवास की जो व्यवस्था है वो की जाती है। मतलब उस नगर का फैलाव जो है प्रमुख केंद्र या प्रमुख क्षेत्र से होते हुए अपने आसपास के क्षेत्र को वो सम्मिलित कर लेता है। जैसे हम बात कर सकते हैं दिल्ली की ही हमने बात की थी या हम कोलकाता हावड़ा की बात किए थे, तो ये एक ऐसे महानगर हैं जहाँ पर आवास की जो समस्या है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। और इसी के कारण हम देखेंगे कि हमें इंडिविजुअल मकान भी बहुत कम अब देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्थान का इतना अभाव हो गया है और बड़ी बड़ी बहु मंजिला इमारतें जो हैं वो हमको महानगरों में देखने को मिलती है। और आवासों के बहुत सघन होने के कारण हम तो यदि स्लम में चले जाएं या किसी औद्योगिक क्षेत्र से लगी हुई जो छोटी छोटी बस्तियां होती हैं जहां पर कोई मजदूर वर्ग रहते हैं, तो वहां पर तो हम आवास की यह स्थिति देखेंगे कि एकदम तंग और सकरी गलियां होती हैं और उसमें उससे सटे हुए आवास जो है या घर बने हुए होते हैं। और हमने अभी जैसे बात की थी कि भाई एक छोटे से कमरे में वहीं पर वो उनका बेडरूम होगा, वहीं किचन होगा, वहीं ड्राइंग रूम होगा, वहीं पर वो खाना बनाएंगे, मतलब सारा काम जो है वो वहाँ पर होता है। और एक ही कमरे में लगभग 10 से 12 मेंबर जो है वो निवास करते हैं। तो आवास की भी जो समस्या है एक प्रमुख समस्या है नगरीय बस्तियों के बढ़ने के कारण या नगरीय जनसंख्या में वृद्धि से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेरोजगारी। भाई सभी को रोजगार चाहिए और हम ये देखेंगे कि सभी का जो रुझान है आजकल वर्तमान समय में लोगों का, चूँकि हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज का जो युवा वर्ग है वो कृषि कार्य नहीं करना चाहता या उससे संबंधित जो कार्य है उसमें कोई इंटरेस्ट उसको नहीं है। और यही कारण है कि वो ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर नगरों की तरफ प्रवास करता है या उसकी तरफ आकर्षित होता है। और ये जो आकर्षण है जो उसे आप नगरों में लेकर आ रहे हैं, तो क्या होगा कि सभी के लिए तो रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाएगा, जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक बढ़ गया है, लेकिन रोजगार या कार्य में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। तो ये भी एक प्रमुख जो हम कहें समस्या है कि नगरीकरण के बढ़ने से बेरोजगारी की समस्या भी जो है वो बढ़ रही है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं मलिन बस्तियां या स्लम्स जो हैं, ये अभी वर्तमान समय में हमारे लिए एक अभिशाप के रूप में कार्य कर रहे हैं। मतलब जितना ज़्यादा औद्योगिकरण बढ़ रहा है या नगरीकरण में जितना विस्तार हो रहा है, उसके आसपास उसमें जो काम करने वाला श्रमिक वर्ग है, लेबर वर्ग है, वो वहीं पर उस क्षेत्र से में लगे हुए क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर निवास करने लगते हैं। और ये इनकी स्थिति बहुत ख़राब होती है क्योंकि वहाँ पर पीने के पानी की समस्या होती है, सीवरेज की प्रॉब्लम होती है, मतलब पर्यावरण प्रदूषण तो होता ही है, साथ ही साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा सटे जो हैं वो झुग्गी झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं और उसमें वही स्थिति कि एक छोटी सी झोपड़ी के कमरे में कच्चा मकान होता है, सीवरेज भी वहाँ पर परमानेंट उसकी व्यवस्था नहीं होती और बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर एक ही कमरे में निवास करते हैं। तो स्लम जो है वो एक बहुत, हम ये कहें कि हमारे लिए एक विकट समस्या है और इसका निराकरण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण को तो दूषित कर ही रहा है और साथ ही साथ हम ये कहें कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है या जो हम ये कहें कि
जो उसका प्रभाव है, वहाँ पर रहने वाले लोगों का जो जीवन स्तर होता है वो एकदम निम्न होता है और वो मुख्य क्षेत्र से एकदम कटे हुए होते हैं, शिक्षा का अभाव होता है। तो उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठाना या उन्हें उनके जीवन स्तर को हम सामान्य बनाना और शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, जिससे उनकी सोच में बदलाव हमारे लिए आज बहुत आवश्यक हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं परिवहन। हम बहुत बड़े महानगर की बात नहीं करें, हम अपने रायपुर में भी आप चले जाइए, हम जैसे ही कोई एक सिग्नल आता है तो ऊपर से आप देखेंगे तो आपको पूरे सिर ही सिर सबके नज़र आएंगे। एक सिग्नल में बहुत लंबी कतार जो है वो लग जाती है। यदि आप सड़कों पे कहीं पर भी ट्रैवल करने के लिए निकल जाते हैं तो 2-3 सिग्नल पार हो जाते हैं, फिर आपका नंबर आता है, मतलब आपके नंबर आते तक फिर रेड सिग्नल हो गया। तो भीड़ इतनी हो गई है, चूँकि जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए वाहनों का भी दबाव या वाहनों की संख्या भी सड़कों पर लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे परिवहन की समस्या जो है वो उत्पन्न हो रही है। हमारे नगरों की सड़कों पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है। फिर हम देखते हैं ऊर्जा। ऊर्जा भी एक प्रमुख समस्या है। मतलब जितनी भी जनसंख्या नगरों में रह रही है, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध कराना हमारे लिए हमारी आवश्यकता है। और हम देखेंगे कि जो अधिकतर महानगर हैं आजकल, जो नगर और महानगर देखने को मिलेंगे, वहाँ पर पावर कट की स्थिति जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि सभी लोगों के लिए ऊर्जा उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। और जब हमने संसाधन की बात की थी तो हमने देखा था कि हमारे जो ऊर्जा संसाधन हैं उन्हें भी हमें बहुत सेफ करते हुए चलना है, ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचाते हुए चलना है, और ये हमारे लिए सीमित मात्रा में उपलब्ध है। और इसी का परिणाम जो है वो हम अधिकतर शहरों या नगरों में पावर कट के रूप में देखते हैं। और विशेषकर गर्मियों का जब मौसम होता है तब तो हम देखते हैं कि भाई पूरी दोपहर भर लाइट नहीं है, पावर कट की प्रॉब्लम होती है। फिर है जल की समस्या। जल भी उपलब्ध कराना, चूँकि जनसंख्या बढ़ रही है तो उतनी जनसंख्या को हर तरह की सुविधाएं जो हैं वो हमें उपलब्ध करानी पड़ेंगी, जिसमें जल जो है वो एक महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं कि हमें सिंचाई के लिए भी जल की आवश्यकता है, पीने के लिए भी है, नहाने के लिए, मतलब हमारी रोज़मर्रा की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए भी हमें जल की आवश्यकता है। अगर हम बात करें जो हमारे 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, तो ये जो चारों महानगर हैं इसमें हम जल की मांग और उसकी आपूर्ति का अनुपात या रेशियो देखें तो हम देखेंगे कि इसमें 10 से 20% तक का हमें अंतर पाया जाता है मांग में और आपूर्ति के बीच में। तो जल भी एक विकट समस्या है। फिर सीवरेज हमने बात की थी कि लगातार जनसंख्या का बढ़ता दबाव और औद्योगिकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण जो स्लम है वो आज के नगर की प्रमुख समस्या, हम ये कहें कि अभिशाप के रूप में बनता जा रहा है। और प्रमुख रूप से उन क्षेत्रों में सीवरेज की समस्या तो होती ही है, क्योंकि कच्ची सीवरेज का जो सिस्टम होता है वो होगा, और साथ ही हम जितने भी हमारे शहर या जो नगर हैं उनकी बात करेंगे तो वहाँ के भी जो सीवरेज हैं वो बहुत पुराने सीवरेज सिस्टम हो चुके हैं जिनका मेंटेनेंस नहीं किया गया है। तो इतनी सारी जो जनसंख्या है मतलब हम ये देखेंगे कि सीवरेज जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या वर्तमान में बन रही है, जिसके कारण हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पर्यावरण जो है पूरी तरह से प्रदूषित हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं अपशिष्ट जो पदार्थ हैं उनका निराकरण कैसे किया जाए, है ना। जितने भी वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं उनकी भी एक प्रमुख समस्या है नगरों में। इसके साथ साथ जितना हम विकास करते जा रहे हैं उतना ही अपराध भी जो है वो बढ़ते जा रहा है। नगरीय अपराध भी, नगरों में होने वाले अपराध भी एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि वहाँ पर बेरोजगारी है, रोजगार का अभाव,
जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण। साथ ही साथ हम देखेंगे प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और साथ ही जो हमारी उपभोक्तावादी सोच है, हमें आपस में समभाव या सहकारिता की जो भावना है उसका हमें अभाव देखने को मिलता है, जो नगरों में होने वाले अपराध को बढ़ावा दे रहा है। इसके बाद हम देखते हैं पर्यावरणीय प्रदूषण एक प्रमुख समस्या है, जो आज हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग के रूप में नज़र आ रहा है। और इसका और आगामी जो दुष्परिणाम है कि समुद्रों का बढ़ता हुआ जल स्तर, जलवायु में परिवर्तन, ये प्रमुख समस्याएं हैं जिस पर यदि हमने अभी से विचार करके इसका निराकरण नहीं किया तो ये हमारे लिए आगे चलकर एक बहुत बड़ा हमारे विकास के रूप में हमें अभिशाप के रूप में सामने आ सकता है। क्योंकि पर्यावरणीय प्रदूषण, सड़कों पर बढ़ता ट्रैफिक, वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है, अलग अलग कल कारखानों से औद्योगिकरण जितना बढ़ रहा है, उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं है, ये सब जो है वायु प्रदूषण तो करते ही हैं, साथ ही साथ ध्वनि प्रदूषण भी हमारे नगरों की एक प्रमुख समस्या है। और ये सारी समस्याएं जो हैं हम निश्चित रूप से विकास करें नगरीकरण के माध्यम से, औद्योगिकरण के माध्यम से, लेकिन इस विकास की गति के साथ साथ हमें अपने पर्यावरण को साथ लेकर चलना है और हमें वो हर कोशिश करनी है जिससे हम अपने पर्यावरण को सेफ, सुरक्षित रख पाएँ और आपसी समभाव से, सद्भावना से हम विकास की गति को प्राप्त कर पाएँ। तभी हमारा जो नगरीकरण और औद्योगिकरण के माध्यम से जो हमारा विकास है वो सार्थक सिद्ध होगा। बच्चों, अभी तक हमने बात की कि जो नगरीकरण बढ़ रहा है उसके क्या क्या परिणाम निकल कर आ रहे हैं और उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उनका निराकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने जैसे अभी बात की थी कि नगरीकरण बढ़ रहा है और उसका जो सबसे बड़ा अभिशाप के रूप में है स्लम्स को बढ़ावा देना या स्लम्स का जो विस्तार हो रहा है, गंदी बस्तियों का। तो सबसे पहले तो हमें ये उपाय करने चाहिए कि जिससे हम गंदी बस्तियों के विस्तार को रोक पाएँ। उसके लिए हम कुछ शासन को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए, कुछ योजना बनानी चाहिए जिससे हम उस लेबर वर्ग के लोगों के लिए कुछ आवास का निर्माण करें और उन व्यक्तियों को या उस जनसंख्या को जो स्लम्स में निवास करते हैं उन्हें हम वहाँ पर शिफ्ट कर दें, जिससे हम गंदी बस्ती की समस्या से हम निजात पा सकते हैं। अब देखते हैं इसके साथ ही साथ जो जनसंख्या का दबाव मुख्य नगरों पर बढ़ता जा रहा है, तो हमने देखा भी था और बात भी की थी कि जो बड़े बड़े महानगर हैं उनका विस्तार इतना अधिक हो गया है कि जनसंख्या का दबाव बढ़ने से जो आसपास के कस्बे या छोटे नगरीय ग्राम हम कह सकते हैं, वहाँ पर जनसंख्या जो है विस्तार होने से मुख्य नगरों का विस्तार उन क्षेत्रों तक हो गया है और वहाँ की जनसंख्या उन क्षेत्रों तक, उस प्रशासकीय सीमा के बाहर उन नगरीय ग्रामों या बस्तियों तक फैल चुकी है। तो इसमें थोड़ी और कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जो भी मुख्य नगर हैं जहाँ पर जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव है या जो बड़े बड़े महानगर की हम बात करते हैं, तो उनसे लगे हुए, उनसे संबंधित छोटे नगरों का विकास किया जाना चाहिए, जिससे हम ये देखेंगे कि जो प्रमुख नगर या महानगर है वहाँ पर जनसंख्या का जो दबाव है थोड़ा कम हो जाएगा और उससे हम उन्हें जो सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं उसका भी निराकरण हो सकता है। तीसरा हम देखते हैं साथ ही साथ नगरीय जो सुविधाएं होती हैं, नगरीय सुविधाएं जो आपको नगरों में मिलती हैं और जिसके कारण जो ग्रामीण जनसंख्या के आकर्षण का केंद्र होता है, चाहे हम स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की बात करें या हम शिक्षा के संबंध में बात करें, हम अक्सर देखते हैं कि या तो ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में लोग जो हैं वो शहरों की तरफ प्रवास करते हैं और या फिर शिक्षा के लिए जब उन्हें उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करनी होती है तो भी नगर जो है वो उनका प्रमुख आकर्षण होते हैं।
तो जो भी सुविधाएं होती हैं जो नगरों में हमें उपलब्ध मिलती हैं या जो हमें आकर्षित करती है अपनी तरफ, उन सभी सुविधाओं का जो विस्तार है वो हमें ग्रामीण क्षेत्र तक करना चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उसी स्थान पर वो सुविधाएं मिल जाएंगी और वो नगरों की तरफ प्रवास नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं ग्रामीणों की सुरक्षा, या हम गांवों में सुरक्षा व्यवस्था को थोड़ा और मजबूत कर सकते हैं, जिससे लोगों के मन से जो भय और आतंक है वो ख़त्म हो जाए और वो नगरों की तरफ प्रवास ना करें। फिर देखते हैं हम जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग निवास करते हैं उनके लिए हम ये कहें कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही जब हम उद्योगों की स्थापना कर देंगे तो वहाँ पर रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ जाएंगे। और विशेषकर जो हमारे भारतीय क्षेत्र में, या हम भारतीय राष्ट्र की जब बात कर रहे हैं, जिसमें प्रतिस्पर्धा के कारण जो लघु और कुटीर उद्योग हैं उनको उतना बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है और वो हम ये कह सकते हैं कि लगभग समाप्त होते जा रहे हैं। तो जब हम ये कोशिश करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम उद्योगों की स्थापना करें तो उसका एक और फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि हमारे स्थानीय स्तर पर जो लघु और कुटीर उद्योग हैं उन्हें बढ़ावा मिलेगा और वहीं के लोग जो स्थानीय स्तर पर निवास कर रहे हैं उन्हें रोज़गार भी उपलब्ध हो पाएगा। साथ ही साथ हम गाँवों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का भी जो विस्तार है वो कर सकते हैं। तो जब लोग स्वास्थ्य संबंधी सुविधा का लाभ उठाने के लिए जो नगरों की तरफ आते हैं तो उससे जनसंख्या का दबाव जो है वो थोड़ा कम आ जाएगा, क्योंकि ये सारी सुविधाएं जो हैं वो उन्हें उसी गांव में ही ग्रामीण क्षेत्र में मिल जाएंगी। तो हम ये कुछ थोड़ी बहुत कोशिश है जिसको अपना कर हम नगरों पर जो बढ़ता हुआ दबाव है उसे कम कर सकते हैं। बच्चों, आपको ये पता है कि हमने बात की है कि 2011 जनगणना के अनुसार हमारी जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो 31.16% है, मतलब 31.16% जनसंख्या जो है वो हमारे भारत देश में निवास करती है। और भारत सरकार के एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक ये जो प्रतिशत है, ये जो संख्या है वो बढ़कर 40% होने की संभावना है, या ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक ये नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 40% हो जाएगा। तो हम जब देखते हैं कि अभी ही हमारे नगरों के ऊपर जनसंख्या का इतना अधिक दबाव पड़ता है, तो अगर ये प्रतिशत बढ़कर और अधिक हो जाएगा, लगभग हम कहें कि 8 से 9% जब ये बढ़ जाएगा तो इन नगरों के ऊपर कितना अधिक जनसंख्या का दबाव पड़ेगा। और जब जनसंख्या का दबाव पड़ेगा तो उससे संबंधित जो समस्याएं हैं, जो हमने अभी बात भी की थी कि आवास की समस्या, मूलभूत सुविधाओं की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या या प्रदूषण की समस्या, ये और कितना ही विकराल रूप जो है वो ग्रहण कर लेगी या धारण कर लेगी। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक मिशन या योजना तैयार की है, जो आजकल हम अक्सर सुनते हैं, चाहे हम न्यूज़ चैनल में देखें और सुने या हम न्यूज़पेपर में इसको पढ़ें। वो है स्मार्ट सिटी मिशन। इस मिशन का सबसे जो प्रमुख उद्देश्य है वो नगरीकरण को बढ़ावा देना है, या शहरों को बढ़ावा देना इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। और ये उद्देश्य जो है, इसके साथ साथ जब हम शहरीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं तो इससे क्या चीज़ें होंगी, क्या बातें उभर कर आएंगी। भाई, शहरीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं और हम बार बार ये बात भी कर चुके हैं कि नगरों की तरफ, शहरों की तरफ हम क्यों आकर्षित होते हैं। तो इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है कि अपने नागरिकों को वहाँ निवास करने वाली जो जनसंख्या है उसे, उनके जीवन स्तर को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए, या उन्हें बेहतर सुविधाएं जो हैं वो हर क्षेत्र में प्रदान की जाए। चाहे हम सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें, हम राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, या हम मनोरंजन के संबंध में बात करें, शिक्षा व्यवस्था की बात करें, चिकित्सा व्यवस्था की बात करें। तो इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है कि लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना।
पहला तो कि शहरीकरण को बढ़ावा देना, और शहरीकरण को बढ़ावा देकर ऐसा नहीं कि भाई नगरों का बस हम विस्तार कर दें और जनसंख्या जो है वो अलग अलग समस्याओं से जूझती रहे। तो उन्हें नगरीकरण से होने वाली जो विभिन्न समस्याएं हैं उससे निजात दिलाना भी इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही जो भी नागरिक सुविधाएं हमने कही कि जितने भी प्रकार की जो आधारभूत सुविधाएं हैं, तो इस मिशन का एक और प्रमुख उद्देश्य है कि नगर का जो आधारभूत ढांचा होता है, आधारभूत सुविधाओं से युक्त ढांचा जो होता है, उस पर विस्तार किया जाए और नागरिकों के जीवन को और बेहतर बनाया जा सके, जिससे उन्हें एक उच्च जीवन स्तर यापन करने की सुविधा प्राप्त हो। साथ ही साथ हम देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण जो बहुत अधिक फैल रहा है नगरीकरण के बढ़ने के कारण, तो इसका एक और प्रमुख उद्देश्य है कि अपने पर्यावरण को साफ सुथरा बनाना। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब इस उद्देश्य या हम इस मिशन के तहत ये कार्य योजना बनाई गई है कि पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए जनसंख्या का दबाव, जनसंख्या के दबाव से वाहनों का भी जो दबाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसमें एक छोटा सा प्रयास हम अपने आसपास देखते हैं कि आजकल जो व्हीकल है या वाहन जो हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है उसका चलन बढ़ गया है, या लोग जो हैं वो जागरूक हो रहे हैं, जिससे हम पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोक पा रहे हैं या बहुत हद तक जो उसे इस माध्यम से हम कम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे जो प्रयास हैं पर्यावरण को साफ रखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, वो इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। अब इस मिशन में एक और बात कही गई है कि जो भी नगर हैं जो घनी आबादी वाले हैं, सघन जनसंख्या वाले हैं, उन नगरों को जो बाकी नगर हैं, मतलब जो विकास कर चुके हैं जो नगर और जहाँ पर बहुत अधिक सघन जनसंख्या निवास करती है, तो जब और नगरों का विकास किया जाएगा तो ये नगर जो हैं वो एक मॉडल के रूप में कार्य करेंगे, और उन मॉडल नगर के रूप में जब ये कार्य करेंगे तो बाकी शहरों या नगरों के लिए ये एक लाइट हाउस या हम कह सकते हैं प्रकाश पुंज की भांति ये कार्य करेंगे। तो ये हो गया स्मार्ट सिटी मिशन, और हो सकता है इससे संबंधित आपसे 2 नंबर का प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाए, तो आपको इसके उद्देश्य को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो भारत है वो उसका विस्तार बहुत अधिक है। यदि हम इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करें, तो अक्षांशीय विस्तार इसका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार की बात करें हम तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच ये फैली हुई है। जब हम इसके उत्तर से दक्षिणी सीमा की बात करें तो ये 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और जब हम इसके पूर्व से पश्चिम की तरफ के विस्तार की बात करें तो लगभग 2933 जो है वो इसकी चौड़ाई है। पूरा इसका जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है हमारे भारत का। जो स्थलीय सीमा है, जो स्थल भाग से घिरी हुई है, वो 15,200 किलोमीटर, और जो इसका दक्षिणतम छोर है, जो समुद्री सीमा से लगा हुआ है या समुद्र से सटा हुआ जो हिस्सा है, तो जब हम समुद्री तट रेखा की लंबाई की बात करें तो ये 6,100 है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि भारत का विस्तार इतना है, चाहे हम उसके स्थलीय सीमा की बात करें या सागर से लगे हुए तटरेखा की बात करें या पूरे क्षेत्रफल का भी हम के बारे में भी यदि हम चर्चा करते हैं, तो इसका विस्तार बहुत बड़ा है। और हमें पता है कि पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। बच्चों, आपको एक चीज़ इसमें पता होनी चाहिए, अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे भारत में जो अनेकता में एकता मिलती है ना, उसके विषय पर अभी हम चर्चा करेंगे कि इतना विशाल भारत का भूखंड है, उसमें अलग अलग
प्रकार के लोग रहते हैं, अलग धर्म को मानने वाले, अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग वेशभूषा को धारण करने वाले। धर्म जाति आधार पर तो विभिन्नता है ही, और अभी जैसा हमने देखा इसके विस्तार की जब हम बात किए, चाहे वो लंबाई की हो या पूर्व से पश्चिम चौड़ाई की बात हो, तो इसका विस्तार भी बहुत अधिक है। कुछ हिस्सा ऐसा है जो स्थलीय भाग से लगा है और कुछ हिस्से इसके ऐसे हैं जो समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं।